ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ना अब हम इसके डिटेल से रिएक्शंस पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे थे ग्लूकोनेजेनेसिस में। सो नॉर्मली ये सोचते हैं हम कि हमने ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया जब हमारे पास ग्लूकोज थी। जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगी तो हम पायरुवेट से बैकवर्ड रिएक्शन जाके हम ग्लूकोज बना लेंगे। सो सम हाउ ये बात ठीक है, लेकिन सम हाउ ये गलत भी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 3 हाईली इरिवर्सिबल एंड कंट्रोल्ड रिएक्शन है जो कि इस पाथवे को इम्पॉसिबल बना रहे हैं फॉर बैकवर्ड। सो हमें इन तीनों स्टेप्स को बाईपास करना होगा। सो उसके लिए स्पेशल अलग से एंजाइम्स होंगे इन ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज। सो वो इन स्टेप्स को बाईपास करके बैकवर्ड रिएक्शंस चला के तो वो दोबारा से हमारे पास ग्लूकोज बना देते हैं। सो इस वजह ये एक था उनमें फर्स्ट स्टेप बैकवर्ड चलते हैं तो एक पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट की सिंथेसिस है। देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना, और देन फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना। और एक और बात कि एक्स्ट्रा है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है कि हम पायरुवेट को डायरेक्टली हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए जो पाथवे है वो चलता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में। तो उसके लिए होता है कि जब पायरुवेट एक्स्ट्रा हो जाए, पायरुवेट की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज होती है, तो पायरुवेट और एसिटाइल को एक की कंसंट्रेशन भी सेल में इंक्रीज हो रही है। इधर वो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से आ रहे हैं एसिटाइल को या वो कहीं दूसरे अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, या वो एसिटाइल को यू कैन से के आ रहे होते हैं विद फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। तो ये एसिटाइल को स्टिमुलेट करेगा, हाईली पोटेंट स्टिमुलेटर है एक एंजाइम का, डेट इज कॉल्ड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये करेगा पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देगा, इसकी कार्बोक्सिलेशन करवा देगा। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऐड करवा के तो ये उसको ऐड ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ऑक्सैलोएसीटेट सेल, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है, ऑक्सैलोएसीटेट बन रहे हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी से, तो ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और ये एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वन ऑफ द 4 एंजाइम्स दैट रिक्वायर्ड बायोटीन एज कोएंजाइम, व्हिच दैट इज विटामिन B7 बायोटीन। सो और इसमें एक ATP की हाइड्रोलिसिस भी हो रही थी, एनर्जी ATP से आ रही होती है, और ADP निकल रहा होता है विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो नॉर्मली साथ साथ चलते हैं दो पायरुवेट, दो रिएक्शंस कंपेरेबल चल रहे होते हैं। दो पायरुवेट मतलब अगर हाइड्रोलिसिस उनकी ग्लूकोनेजेनेसिस 2 पायरुवेट से होगी तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। सो आई हैड रिटन इधर 2 मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 2 रिएक्शंस चल रहे होते हैं। सो ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट विद द एक्टिविटी ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब मैलेट जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अब क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट कैन नॉट क्रॉस इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बट मैलेट कैन क्रॉस। सो फॉर मैलेट देयर इज अ स्पेशल शटल व्हिच इज कॉल्ड मैलेट शटल। ये मैलेट शटल एक स्पेशल गाड़ी है, एक स्पेशल रास्ता है, पैसेज है, ट्रांसपोर्टर है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैलेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द साइटोसोल। सो मैलेट साइटोसोल में एंटर हो गया है। साइटोसोल में एंटर होने के बाद मैलेट अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू ऑक्सैलोएसीटेट और विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, बट दिस वन इज साइटोसोलिक MDH, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक दोनों अलग अलग आइसोफॉर्म्स हैं, और इन दिस केस NADH इज जनरेटेड। वो NADH जो कंज्यूम हुआ था ऑक्सैलोएसीटेट को रिड्यूस करते हुए इनटू मैलेट, वो अगेन रीजनरेटेड हो गया। सो नाउ अप टिल नाउ वी हैव नेट जीरो कंजप्शन और जनरेशन ऑफ NADH। सो ऑक्सैलोएसीटेट उसके बाद नाउ दिस इज अगेन वेरी रेगुलेटरी कंसेप्ट स्टेप कि जो बेसिकली हम जिसके लिए सारी ये हमने इतना बड़ा साइकिल चलाया कि हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है, हमने पेप बनाना है। सो पेप के लिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट, सो ये ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम phosphoenol pyruvate carboxykinase. So this enzyme as the name indicate ये तो एक तो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है और सॉरी एलिमिनेट कर रहा है बिकॉज दिस इज़ 4 कार्बन और ये 3 कार्बन। एक तो उसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा है और दूसरा उसकी फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। सो वो फॉस्फेट डोनर इज़ जीटीपी और वो जीटीपी में एक फॉस्फेट फिर इसको डोनेट हो गया। सो दिस एंजाइम पेप कार्बोक्सीकाइनेज forms the phosphoenol pyruvate। अदरवाइज इन द ग्लाइकोलाइसिस ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है जो पायरुवेट काइनेज चला रहा होता है। सो इसको हमने इस स्टेप को अब हमने एक स्टेप को हमने बाईपास कर लिया। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट डिमांड फॉर ग्लूकोनेजेनेसिस, हमने पेप सिंथेसाइज कर लिया। अब अदर रिएक्शंस आर सिंपल, दे आर द सिंपली द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बैकवर्ड चलेंगे। सो उन पे हम सिंपली ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा टू फॉस्फोग्लिसरेट में। सो बेसिकली तो अब तो ये वाला मेन चल रहा होगा ना ऊपर, देन वो फिर आइसोमेराइज होकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और वैसे तो ये रिवर्सिबल है और वो फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। देन उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे G3P में। ओके यहाँ पे फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ से इसकी रिडक्शन हो रही है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की। तो वो रिडक्टिव इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा NADH, सो वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये दो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, दो मालिक्यूल सबके, क्योंकि एक दो मिलके 3 कार्बन के 2 यूनिट्स मिलके एक ग्लूकोज यूनिट 6 कार्बन का बनाएंगे। सो यहाँ पे फिर हम 2 लगा लेते हैं सबके साथ। सो अब हम अभी तक हमने 2 NADH कंज्यूम कर लिए हैं, 2 NADH कंज्यूम किए हैं, 2 ही यहाँ पे GTP हाइड्रोलाइज हुए हैं और 2 ही यहाँ पे ATP, क्योंकि 2 पायरुवेट से चल रहा है ना काम, एक ग्लूकोज बनाने के लिए भी 2 पायरुवेट चाहिए। सो सारे रिएक्शंस 2 दफ़ा चलेंगे। सो वी अब उसके बाद ये सारे इजी सी बातें थी। G3P 2 G3P और इसके साथ अगर एक G3P आइसोमेराइज हो जाता है उसमें डाइड्रॉक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, ये एल्डोलेज एंजाइम इनको दोबारा से कंप्रेस करके बना देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। अब नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस, अगर ग्लाइकोलाइसिस का बैक स्टेप देखें तो इसकी हम डीफॉस्फोरिलेशन करके फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट बना दें। सो वो उसके लिए हाँ, तो ये एक स्पेशल यहाँ पे एक अगेन सेकंड स्टेप बाईपास होने लगा ग्लाइकोलाइसिस का, और उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम है दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। सो ये एक फॉस्फेट बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके एक मॉलिक्यूल वाटर का लेगा और उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करवा के कन्वर्ट कर देगा इसको इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो नाउ वी हैव बाईपास द 2 स्टेप्स, सेकंड स्टेप ऑफ इरिवर्सिबल ग्लाइकोलाइसिस। सो हमने सेकंड डिमांड हमने पूरी कर दिया फॉर ग्लूकोनेजेनेसिस। दिस एंजाइम इज वेरी वेरी टाइटली रेगुलेटेड। एलोस्टेरिकली ये एंजाइम रेगुलेट हो रहा होता है बाय मैनी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल AMP। नॉर्मली ये होता है कि हम अभी रेगुलेशन में जाके पढ़ेंगे भी कि हाई एनर्जी सिग्नल्स ग्लूकोनेजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्लूकोनेजेनेसिस एनर्जी कंज्यूमिंग फिनोमेना, और लो एनर्जी सिग्नल्स ग्लूकोनेजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द सेलुलर AMP, अगर AMP सेल में हायर, डेट मीन्स के सेलुलर एनर्जी इज लो। सो ये फिर ग्लूकोनेजेनेसिस को इनहिबिट करेगा एलोस्टेरिकली। सो AMP इस एंजाइम को इसके साथ बाइंड करके इस एंजाइम को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा और ग्लूकोनेजेनेसिस को स्टॉप करेगा। और कन्वर्सली इसके अपोजिट अगर ATP है सेल में बहुत ज़्यादा है, तो ये फिर एलोस्टेरिकली इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहा है। और सेकंड एक्स्ट्रा ये एक जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है, ये अब हम डिटेल से अभी जाके आगे पढ़ेंगे कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट भी इसको इनहिबिट कर रहा होता है एलोस्टेरिकली। So this enzyme is inhibited by fructose 2,6 bis phosphate and AMP, while it is stimulated by the ATP high energy signals and other high energy signals include. So last then again एक isomerization, एक reversible step होगा same enzyme of glycolysis which is phosphoglucose isomerase
ये इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ये कि इन द जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये साइटोसोल में इसको इसकी डिफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, इसको एंटर होना पड़ेगा विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल है, इसमें इसको एक एंटर करने के लिए एक स्पेशल एक ट्रांसपोर्टर है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। ये ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रॉम साइटोसोल विद इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर एंजाइम होगा दैट इज यस वेरी लॉजिकल कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज 6 फॉस्फेटेज ये फिर इस कन्वर्ट करेगा इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज और इसमें से टर्मिनल फॉस्फेट इसका रिमूव कर देगा। नाउ अब ग्लूकोज तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ये बाय कैसे आएगी? यस वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द वे ऑफ GLUT2 आर स्पेशल बाय two-way transporter. These are two-way transporter GLUT2. So ये लो करते हैं two-way transport within the cell, outside the cell, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेशली हेपेटोसाइट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ से फिर ग्लूकोज बाहर आ जाएगी। सो फॉर नाउ वी हैव मेड ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज। लाइक अगर इसको फिर से रिवाइज करेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट अमाइनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म से आ रहा होता है, सक्सिनाइल कोए भी अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से आ रहा होता है, और यहाँ पे एसिटाइल कोए फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से आ रहा है, यहाँ पायरुवेट अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस वगैरह से सारा वो सबस्ट्रेट, वो हमने पहले बात कर चुके हैं। सो ये आई होप के मतलब ये इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। अब हम इसकी आगे से लास्ट इसकी जो बात है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस।